प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में खुशामदीद। मैं हूँ सबीउल हसनैन और मेरे साथ हैं रऊफ़ क्लासरा और आमिर मतीन। नाजरीन, एंकर रबिया एहसन अपनी मसरूफियात की वजह से आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकें। आज हम बात करेंगे मईशत पे। नाजरीन, अवाम महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में पिस रही है, लेकिन हुकूमत ने अरकान असम्बली के लिए अपने ख़जाने के मुँह खोल दिए हैं। प्री बजट सेमिनार में शहबाज शरीफ ने हुकूमत के दावों को झूठा करार दिया है, जबकि हुकूमती वज़रा ने मईशत तबाही का ज़िम्मेदार इसहाक डार को करार दिया है। 4% मईशी तरक्की के दावों में क्या हकीकत है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि पंजाब काबीना ने इमरान अमीन को रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का CEO तैनात कर दिया है, उसकी बाकायदा मंजूरी दी है। इमरान अमीन कौन है और उनका इस प्रोजेक्ट के साथ क्या ताल्लुक़ है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि 15 सेठों की जो कहानी ब्रेक की थी गुज़श्ता रोज़, उसके बाद बैरिया टाउन के मलिक रियाज ने प्रोग्राम मद्दे मुकाबल से रब्ता किया, अपना मौक़िफ़ दिया, वो मौक़िफ़ भी आपसे शेयर करेंगे। और लास्टली वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर का पायलट्स के जाली लाइसेंस के हवाले से जो बयान था, वो PIA को कितने में पड़ा, इस हवाले से बात करेंगे। 600 करोड़ रुपए का जो है तो इस पे टीका लगा है PIA को, हुकूमती ख़जाने को, इस पे बात करेंगे। जी, ओवर टू यू आमिर साहब। ये बताएंगे जो प्रैक्टिस है प्रेशर टैक्टिक्स की बजट से कबल, ये इस पे आप क्या क्या व्यू पॉइंट है? ये सालाना रिचुअल है हमारा, और ये अब संजीदगी से बहुत ज़्यादा आगे जाके बिल्कुल एक तमाशा होके रह गया है। कि वैसे तो बजट ही एक तमाशा हो गया, क्योंकि सारा साल जो है ना वो बजट आता रहता है, हुकूमत चेंजेस करती रहती है। तो वो जो पहले था ना कि एकदम लोग बैठे होते हैं कि आज हमारी किस्मतों का फ़ैसला होना है, वो चीज़ नहीं रह गई। बस दुनिया भर में जब ये बजट आता है तो एक इन्फॉर्म्ड डिबेट होती है। ये बहस नहीं होती है कि बेसिक फिगर्स, ये नहीं है कि जी तरक्की हुई कि नहीं हुई, वो फिगर सामने होती है। बहस ये हो रही होती है कि इन हालात में ये बेहतर तरक्की कर सकते थे कि नहीं कर सकते, इस पे बहस हो रही है। हमारे यहाँ पे जो है ना वो बेसिक फिगर्स ही नहीं है एक दूसरे के मानते। वो कहते हैं, जो हुकूमती पार्टी होती है वो कहती है पिछलों ने सत्यानाश कर दिया और हमने जो है ना कमाल कर दिया, चांद पे पहुँच गए हैं। और अपोजिशन कह रही होती है बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने तबाह सत्यानाश कर दिया। ये हर रोज़ की स्टोरी है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा आम आदमी जो है वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ही लेता है। उसका जो इंटरेस्ट है समझ भी आती है, आटा, चीनी, तेल, पानी, और मैं समझा भी है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये मसले हैं। ये जो है कि जी GDP और जो है करंट अकाउंट डेफिसिट, ये इतनी टेक्निकल है, और हमारे बाबू और पॉलिटिशियन मजीद उसको टेक्निकल बना के पेश करते हैं कि वो कंसर्न्ड नहीं होते। और इवन जो बाकी लॉबीज़ हैं, पावर लॉबीज़ हैं, जिनके इसके अंदर मफाद होते हैं, वो भी बड़े टेक्निकल अपने उसमें खेल रहे होते हैं। तो आज जो है ना वो तमाशा अब शुरू हो चुका है दोनों तरफ से। उनका नून लीग का आज जो प्री बजट सेमिनार था, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई थी, बड़े लोगों को बुलाया, हर एक को पर्सनल मैसेज आया, अमशोर क्लास साहब को भी आया, मुझे भी आया। और ये उनको दान देनी पड़ती है कि उनके यहाँ जो है ना ये अब वो गुरूर के नीचे हो गया है। में सब कर लेते हैं। बिल्कुल, आमिर भाई प्लीज आए, आमिर भाई है, हर एक के साथ ना भाई बहन भाई हो गया है। तो बहरहाल वो मैं उसको दिन भर फॉलो कर रहा था, उसको उसमें रोब डाला बहुत ज़्यादा। मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी हमारी टीम चेक करें, ये कितने आला लोग बैठे हुए हैं। ये प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब हैं, ये खुरम दस्तगीर हैं, ये ज़ुबैर साहब हैं, ये मुफ्ता साहब हैं, ये इतने लाइक लोग बैठे हैं, उनकी टीम को गौर करें। इस तरह थोड़ा सा तमस्कुर उड़ाया, और फिर इसहाक डार आ गए। तो मैं ये सोच रहा था कि जब इसहाक डार होते थे तो ये बेचारी टीम, इनकी जुर्रत नहीं थी कि ये बोल सकते। एहसन इकबाल साहब, प्रोफेसर साहब, आजकल बहुत उनको जलाला आ जाता है। ये जो प्लानिंग डिवीज़न चलाते थे, ये रोते रहते थे प्राइवेटली दोस्तों से कि यार मैं क्या करूँ, इसहाक डार ही इसहाक डार थे, प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर जो हम कहते रहते हैं, उन्होंने ठेके भी दिया था इसहाक डार को, और इसहाक डार सफ़ेद स्वा के मालिक थे, और वो एक अकाउंटेंट थे कि बैलेंस शीट ठीक नज़र आने चाहिए, चाहे फज करना पड़े, चाहे झूठ बोलना चढ़े, और वो बेताशा झूठ बोलते थे। और ये खुरम दस्तगीर बेचारे, इनके पास कोई ताकत नहीं थी, एहसन इकबाल के पास कोई ताकत नहीं थी, किसी के पास कोई ताकत नहीं थी, सिर्फ एक आदमी के पास ताकत थी, उसका नाम था इसहाक डार।
और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो मर्जी हम मौजूदा की भी तनकीद करेंगे, मगर ये जो अभी बताते हैं कि हमारे दौर में दूध और शहद की नहरें बहती थी, इसहाक डार ने सत्यानाश कर दिया। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जो उन्होंने ख़राबी की वो तो ये थी कि उन्होंने ज़िद लगाई हुई थी कि एक अकाउंटेंट की तरह कि मैंने डॉलर को 100 रुपये पे रखना। वो 4 साल ज़िद लगाते रहे और आई मस्ट से कि मिफ्ता ने थोड़ा सा 18 रुपये बढ़ा के डिवैल्यू करके, थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स भी थी, बेहतर परफॉर्मेंस थी। मिफ्ता की 1 साल की परफॉर्मेंस 4 साल से बहुत बेहतर थी। मगर इसहाक डार ये दूसरा, इसहाक डार साहब जो हैं ना सिर्फ नालायक थे, करप्ट भी थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अब चूँकि साबित हो चुका है। आज तक नहीं वो जवाब देते कि जनाब ये जो 8.5% पे क्लास साहब लेते थे कर्जा, 8.25 पे 500 मिलियन यूरो उन्होंने लिया, वो आज तक नहीं जवाब है। उनके बेटे की कोठियाँ बन गई और क्योंकि वो देबिया जब सामने रखते हैं तो उनका किरदार भी सामने आता है। उन्होंने वही रन कर रहे थे और नवाज शरीफ साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो 4 साल में 1 साल उनकी छुट्टियां मिला लें जो मुझसे बाहर रहे। मैंने कहा सबसे बैठ एक दिन 1-2 करके पूरा हिसाब किया, पूरे जो है ना 1 साल की छुट्टियां थी, 3 साल। और वो 3 साल यहाँ भी थे, वो भी इसहाक डार साहब थे, वो क्योंकि रिश्तेदार भी थे, समधी भी थे, वो सुपर प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये तो नून लीग का हो गया। अब आ जाए मौजूदा पे कि मौजूदा के जो हैं 2 साल ठीक है, ये हर 6 महीने बाद, साल बाद कई फाइनेंस सेक्रेटरी आए, कई फाइनेंस मिनिस्टर आए और फाइनली जो है एक ज़रूर है कि 4% की जो है ना एक ग्रोथ रेट ले लिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि टू बी ऑनेस्ट हालात देखते हुए और अपने नेबरहुड में नज़र डालते हुए कि इंडिया की 7.3 पे श्रिंक कर गई है, कहाँ वो 8 और 5% पे जा रहे थे। और कोविड देखते हुए, वर्ल्ड रिसेशन देखते हुए ये बुरी चीज़ नहीं है। मगर अभी बजट आने वाला है, पहले माजी का कि मुख्तसरन 2-3 चीज़ें हैं इनके लिए चैलेंजेस हैं। एक तो जो इनकी खराबियाँ ये रही हैं कि इतना शोर मचाने के बाद वो 20 से खुर्रम दस्तगीर 20 बिलियन से नहीं थे बढ़ पाते। आखिरी साल में 24-25 पे बिलियन पे एक्सपोर्ट्स लेके गए थे। इन्होंने पूरा जोर लगा के 25 से ऊपर नहीं गए हैं। सवाल ये है कि जनाब ये जो आपने ये जो सेठ माफिया इनके गिर्द जंकों की तरह चिमड़ा हुआ है, ये अभी हम मरूदा की स्टोरी कल से या बाद में बताएंगे वो कैसे वही सेठ हैं जो उनके साथ चिपके हुए थे, इनके साथ भी चिपके हुए हैं। उनको इतने कंसेशन 2 ट्रिलियन से ज़्यादा की कंसेशन दिए हैं। एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी बेहतर हुई हैं मगर उतनी बेहतर नहीं हुई हैं जितनी होनी चाहिए थी, जितनी उनको कंसेशन दी जा चुकी हुई हैं। सो ये एक लम्हा फिक्री है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं तजारती खसारा। उनके दौर में $35 बिलियन का हो गया था, 30 पे आ गया था, ये 27-28 बिलियन पे ये भी पहुंच गए हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो फ़र्क है वो आ गया है। अल्लाह भला करे हमारे जो तारकीन वतन है कि $10 बिलियन के करीब इंक्रीज़ है, इस दफ़ा इंक्रीज़ जो कि वो आ रही है, उनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है। और शुक्र है कि कपास का तो सत्यानाश हो गया, पाकिस्तान की तारीख में इतना बुरा नहीं रहा, और बाकी फसलें कोई थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं, तो वो किसान भाइयों की मेहरबानी और तारीख से ये सिलसिला चल रहा है। अभी चैलेंज उनके लिए है कि कोई जो मर्जी ये कर लें, इनके लिए जब तक महंगाई नीचे नहीं करेंगे या आम आदमी ने ना बल्ले बल्ले नहीं होनी। जो मर्जी आप ग्रोथ रेट का मतलब है कि आप ये पैसा अमीरों के पास जा रहा है, फिलहाल गरीबों के पास नहीं जा रहा। और उसमें इनको माफियाज कार्टेल्स के साथ लड़ना पड़ेगा, आटे के साथ, दूध के साथ, चिकन के साथ, ये सारे कार्टेल्स हैं। और उसका कई दफ़ा सप्लाई या डिमांड से ताल्लुक़ नहीं होता, उनकी इजारादारियाँ हैं वो टूटने नहीं दे रहे। दूसरा, इनका सबसे बड़ा मैं समझता हूँ, लास्ट में कह दूँ कि इन्होंने इकॉनमी पाकिस्तान की जो है वो एनर्जी की मिनिस्ट्री से चलती है। वो जो रेगन का था ना, इट्स इकॉनमी स्टूपिड, इट्स एनर्जी इन दिस कंट्री स्टूपिड, जो है ना ये वो वाली हेडलाइन समझ ले। और एनर्जी इस वजह से कि गैस और तेल की कीमत अगर कम नहीं होगी, और क्योंकि हम इतनी इम्पोर्ट बिल आता है, अगर गलत पॉलिसी की वजह से LNG की जगह पे दूसरे तेल इस्तेमाल करते हैं तो ये $10-20 बिलियन का फ़र्क पड़ जाता है। और वो अगर सस्ती नहीं होगी तो महंगाई बाकी भी नहीं कंट्रोल होगी। वहाँ से अच्छी खबर बिल्कुल नहीं अभी भी आ रही। हम 2-3 साल शोर मचाते रहे, हमें बड़ा उसके लिए बुरा भला भी कहा गया कि नदीम बाबर साहब से जान छुट गई, उसके बाद उमर अयूब साहब भी साइड पे हुए हैं, और वो जो असद हयाउद्दीन साहब हैं सेक्रेटरी जो कि इस दौरान में रहे,
और जिनके मतलब इनकी अपनी IPPs की वो जो पेट्रोलियम की वो जो तेल की कंपनियों की जो रिपोर्ट है उसमें कहा हुआ है कि वो बिल्कुल कसूरवार हैं, मगर वो क्योंकि आज़म खान के रिश्तेदार हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मर्दान ग्रुप है जो कि पूरा मुल्क पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा है, उनको नहीं छेड़ा जा सकता, उनको रुख्सत पे बाइजर किया गया है, उनको अभी तक वो नहीं है। और मुझे नज़र आता है कि बेचारे जो नए वज़ीर साहब आए हैं, क्या नाम है जी उनका, हाँ हमाद अजहर साहब जो है ना वो हैंडीकैप्ड लगते हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं, अभी भी वो आज़म खान ही चला रहे हैं। और मैं कैपेसिटी के भी इश्यूज होंगे। बहरहाल एक बंदा पहली दफ़ा है, मैंने बड़ा जितना मर्जी वो लंदन से पढ़ के आया, एनर्जी बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, और दूसरा हैंडीकैप्ड है, उनके इर्द गिर्द तमाम वही करप्ट DG हैं जो सारी गंदी पिछली रिपोर्टों में जिनके नाम हैं, करप्ट टू द कोर, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही लोग हैं, वही टीम है। और साथ में मुझे उम्मीद हो गई थी, मैं अपना लास्ट ही कह दूं कि जनाब ये नए सेक्रेटरी साहब आ गए हैं, क्या नाम है जी उनका, डॉक्टर अरशद महमूद साहब। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो साइंस की मिनिस्ट्री के अंदर वो चांद शान के मतलब बड़े आइडियाज़ लड़ा रहे थे, वो मुझे किसी ने याद कराया, आप भी मौजूद थे, उन्होंने कहा जनाब आप इतने एक्साइटेड ना हो, ये अरशद महमूद साहब वही हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को सोना बेचा था चनियोट का, और वो इतने एक्साइटेड हो गए थे, मीटिंग में कहा जी हमारे मसले हल हो गए हैं, कि उन्होंने लुटियाँ डालनी दोनों भाइयों ने शुरू कर दी थी कि हमारा चनियोट से इतना सोना निकला है कि अब किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट होप कि ये उस तरह के ब्राइट आइडियाज़ अवॉइड करेंगे। अभी तक एनर्जी से हमें कोई, मैं इस बजट में देखूंगा क्या करते हैं, कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, पर फिलहाल आज का इस पर तबसरा विकास साहब की सुन रहे हैं। जी क्लासा साहब ये बताएं कि बजट पे तो आप अपना व्यू पॉइंट दें, ये जो तरक्याती फ़ंड्स की आड़ में नवाजा जा रहा है अरकान असम्बली को, गुज़श्ता हुकूमतें भी ये करती रही थी, तब्दीली कहाँ है उसके बात करते हैं ज़रा। पहले जो आमिर साहब ने इतनी बड़ी एक जहाँ एक सीन एक उन्होंने एक समा बांधा है, वो बड़ा अहम है। अभी जिनकी इन्होंने बात की ना अरशद महमूद साहब की, इमरान खान साहब को भी नहीं पता होगा, बड़ी मज़े की चीज़ है ये कि ये वही हैं जैसे आमिर ने कहा, ये उस वक्त वहाँ सेक्रेटरी एनर्जी थे उधर, ये शहबाज शरीफ साहब के पास, पंजाब मिनरल कॉरपोरेशन के MD थे, वहीं पे थे। इन्होंने ये बम ये एक्सप्लोड किया था कि जनाब चिन्योट में यहाँ पे अरबों खरबों का सोना निकल आया, और मियाँ साहबान दौड़े दोनों सलाख लेके पहुंच गए थे वहाँ पे, ये देखें सोने सोने। और साहब अगर हो सके तो उसमें अरशद महमूद साहब के बारे में कहा गया कि इन्होंने कहा था कि जनाब वहाँ पे तो इसकी सोने की वहाँ पे वो ईंटें वो बह रही हैं, मतलब दे आर फ्लोइंग लाइक द रिवर। और दोनों भाई साहबान गए लाहौर से, पूरे जर्नलिस्टों की पार्टियां गई, PAD एक्टिव हुआ, इश्तिहारात दिए गए। और मुझे उस वक्त याद है खबर छपी थी, मेरे हसन रज़ा की थी, हमारे दोस्त की, दुनिया अखबार के, कि 2.5 से 3 करोड़ रुपया उसकी इनागुरेशन पे लग गया था, जो चिन्योट में वो सोना ढूंढने गए थे। और कुछ अरसे बाद यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन डाल दिया था कौमी असम्बली, हमने स्टोरी वो की हुई है कि जिसमें हमारे वो लेके आते इमरान मगराना साहब ने स्टोरी वो की थी, उसमें ये बताया गया था कि जनाब के शहद खकान अब्बासी साहब से पूछा गया था कि आप जो यहाँ पे इसके मिनिस्टर हैं, ज़रा आप बताएं चिन्योट में अरबों खरबों का सोना निकला था किधर, वो मिट्टी तक खा निकलना स्वाह निकलना सी, वो तो एक उसको क्या कहते थर्ड किस्म का कॉपर था कि वो तो ना किसी कहते ना ढूंढ दे ना कौन वाला हिसाब है कि ना वो खा सकते हैं तो ना आप रख सकते हैं। तो ये मसूफियाँ किसी दिन इमरान खान साहब को भी निकाल के देंगे, यहाँ पे इसकी तेल की नहरें निकाल के देंगे। वो केकड़ा निकाल दिया था ना, वो तेल जो निकालने जा रहे थे, इमरान खान साहब भी एक्साइटेड हो गए थे, वो भी समझ रहे थे कि उन्होंने वही काम किया, चिन्योट वाला काम इमरान खान साहब ने भी किया था। पूरी कौम वो गाँव में सैदू में गिर गई थी, बस अभी तेल की यहाँ पे जखायर निकला, नहरें, ये जखायर नहर से कम हम नहीं, जखायर करंट्स हैं ये सर, वो तो खत्म हो जाते हैं ना, नहर तो फिर उसकी हमेशा जारी रहे, दूध की या दही की या हनी की। बहरहाल वो अपनी जगह पे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है जो आज उनकी थी। एक तो अच्छी है कि हम इस एजुकेट हुए हैं, टू बी फेयर, अच्छी, जैसे आमिर ने कहा, एक अच्छी डिबेट्स है, एक अपोजिशन ने पहली दफ़ा आके हुकूमत को टफ टाइम दिया, उनकी परफॉर्मेंस पे बजट से पहले हमें एजुकेट किया, उनकी जो भी फीलिंग्स हैं वो भी बात करते। और जवाबन भी बड़ा अच्छा हुआ कि हुकूमत की टीम बैठी, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। सो मेरे वजह से जो थे मॉर्टल सोल जो हैं, उन्हें एक आगे 3-4 चीज़ों का पता चला जो हमें पहले नहीं पता। एक तो पता मुझे ये चला, मैं हुकूमत से शुरू करता हूँ, अपोजिशन में बाद में आता हूँ, वो ये है कि हमें बताया गया था कि पिछली हुकूमत तबाह बर्बाद करके गई है। ये हमें आज बताया शौकत तरीन साहब ने बताया। आज हमें वहाँ पे उसमें हमाद अजहर साहब और खुसरो बुख्तियार साहब, जिन्होंने अपने भाई को ये चेक दिलवाए थे, उसको वहाँ पे अपने मिल के चीनी के चेक करोड़ों रुपए के जो थे, वो आज हमें इकॉनमी पे भी वो समझा रहे थे। और मज़े की बात, उन्होंने कहा इसाक डार ने तबाह करके रख दिया था। बिल्कुल किया था। हम ये 2 बातें आमिर ने बताई, 4 मैं भी बताऊँगा, उसमें हिस्सा मैं भी डालता हूँ। और साथ में बैठे हुए थे डॉक्टर वकार मसूद। मज़े की बात है, मतलब अगेन उसमें क्या हुम दे आर फूलिंग। ये हुकूमत इतना कॉन्फिडेंस हो, कोई हुकूमत हो,
और ऐसे थोड़े से मतलब वो क्या डीट हो जाता है बंदा कि इसाक डार के सेक्रेटरी कौन थे फाइनेंस के सर, उनके एडवाइज़र कौन थे, इस पे पूरी फाइनेंस कौन चला रहा था, ये डॉक्टर वकार मसूद चला रहे थे जो आप साथ बैठे हैं। जो साथ बैठे हुए हैं। आप उन्हीं को साथ बिठा के आप कुछ भी कह रहे हैं, मिनिस्टर पॉलिसीज देते होते हैं, हम सब जानते हैं। जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने जो पेश होता है, जिसके दस्तखत होते हैं, और जिसके दस्तखत अगर ना हो तो सेक्रेटरी या मिनिस्टर जो है, इवन प्राइम मिनिस्टर जो चाय नहीं पी सकता। जो प्रिंसिपल अकाउंटेंट है, जो सारे फैसले कर रहा था लोन लेने के, कर्जे लेने के, ये 500 मिलियन इन्होंने आके बात की ना, यूरो जो फ्लोट किए थे 8.25, ये मसूफ उस वक्त शामिल थे, डॉक्टर वकार मसूद इसमें शामिल थे। दुनिया का महंगा तरीन कर्जा लेके थे, मोटरवे इन्होंने आग गिरवी रखे, इन्होंने फिर आपको याद होगा इन्होंने कराची इन्होंने एयरपोर्ट को गिरवी रखा। ये सारा काम करने वाले अगर इकानमी तबाह हो गया, अगर मान लिया शौकत तरीन साहब को, जिनसे अपना बैंक नहीं चला, अपना बैंक नहीं चला, इकॉनमी चलाने आगे गुस्से में भरे हुए, आज किसी का आप देखें किसी सहाफ़ी को पूरा जो आगे सवाल भी मुकम्मल नहीं करने दे रहे थे। एक तो रूडनेस आ जाती है ना। यही लोग जो एक दिन पहले अच्छे खासे ये सिविलाइज्ड होते हैं, बेहतर होते हैं, जो ही कुर्सी मिलती जाती है। आज मैं देख रहा था उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने किसी सहाफ़ी को सवाल पूरा नहीं करने दिया, उन्होंने भी डांट डपट वाला काम शुरू कर दिया है जो इसाक डार साहब करते थे। आप मुझे समझाए, या तो शर्मिंदा हो के माफ़ी मांगे डॉक्टर वकार मसूद के, मैंने जो एक्ट्स ऑफ अमिशन कमीशन जो मशवरे मैंने दिए थे इसको डार साहब को सारे गलत दिए थे, मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ। एक बंदा उन्हीं के साथ रहा है, उन्हीं का एडवाइज़र रहा है, उन्हीं का आर्किटेक्ट है, वो आके आपके साथ अब बैठ गया है, आप ये कह रहे हैं डार का कसूर था, तो इसका क्या कसूर था इसका डॉक्टर वकार मसूद का? और किसी ने नहीं पूछा उससे। ये सहाफ़ियों को सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन डर गए होंगे क्योंकि शौकत तरीन साहब के नून लीग के, उससे पहले पीपल्स पार्टी के, उससे पहले मुशर्रफ के, पिछले 10-12 साल में जो इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ है कि कॉमन डिनोमिनेटर देखें तमाम हुकूमतों में, वो डॉक्टर वकार मसूद साहब। इमरान खान साहब कहते हैं 30 सालों में इकोनॉमी तबाह हो गई। 30 सालों में जनाब 28 साल ये थे, 28 साल ये रहे हैं। पेट्रोलियम फाइनेंस दो चीजें जिसमें सत्यानाश हुआ। इनको आसिफ अली जरदारी लेके आए थे 1994 में, इक्विटी से इससे ले थे, इक्विटी जो एक यहाँ पे थी उससे लेके आए थे, और ये आसिफ अली जरदारी के साहब जेल में भी गुजार के आए हैं। एक तरफ इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पिछला 28-30 सालों में तबाही बर्बादी मच गई, हुकूमतों ने मचाई है। हर हुकूमत में ये बैठे हुए थे, डॉक्टर वकार मसूद इनके साथ भी बैठे हुए हैं। वो फरिश्ते हो गए डार साहब जनाब, वो हो गए, वो कल्परेट हो गए जिन पर वो तबाही बर्बादी। दूसरी बात, डार साहब ने कुछ चीज़ें बताई हैं, मैं शौकत तरीन साहब की बताना चाह रहा हूँ। जब वो पावर की बात कर रहे थे, और पूछना चाहिए था किसी जर्नलिस्ट को, मैं तो अगेन इकॉनमी का रिपोर्टर नहीं हूँ, ना मुझे फाइनेंस की उस तरह की समझ है, उनको पूछना चाहिए था कि आप जब पावर पॉलिसी पे उन पे एतराज़ कर रहे हैं, इनकी नवाज लेके ठीक कर रहे हैं, हमसे बेहतर किसी ने उन पर एतराज़ात किए। इन्होंने वाकई ज़्यादती कि इन्होंने कह दिया तुम सोलर लगाया, आपको याद होगा 100 इन्होंने मेगावाट देना, अरबों रुपए लगा दिए, उसमें 18 मेगावाट भी पैदा नहीं। सबसे बड़ा स्कैंडल शहबाज शरीफ है वो बनता है। इन्होंने यहाँ पे सहीवाल में लगा दिया 100 एकड़, इन्होंने जरी ज़मीन इन्होंने तबाह करके रख दी। इन्होंने कोल प्लांट जब चाइना बंद कर रहा था, वो फिजिबल भी नहीं है, लेके इन्होंने मेट्रोस बनाई, महंगी बनी, तबाही इन्होंने बर्बादी करके रख दी। आप तो बताएं शौकत तरीन साहब, आज जो संभाले नहीं जा रहे थे और बड़ा एक नया फेस लेके आए, आपने कारकरे के स्कैंडल की बुनियाद रखी थी। अगर कारकरे को मुझे किसी को पिन पॉइंट करना हो ना, पकड़ना हो एक बंदे को, आफ्टर रीडिंग ऑल द फाइल्स ऑल जजमेंट्स एंड स्टोरी, में उस वक्त भी की हुई है, एक कल्परेट अगर कोई पकड़ना, शौकत तरीन इज द कल्परेट। इन्होंने बैठ के आप इनसे पूछेंगे आपकी पॉलिसी सस्टेनेबल थी? आपने 200 बिलियन रुपीस के रेंटल पावर प्रोजेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर कैसे अप्रूव होने दिए थे? आपने 7% से 14% एडवांस मोबिलाइजेशन कैसे होने दी? अभी कारकरे में निकली ना, करप्शन निकली है ना सारी। आप उनको पेमेंट्स कर रहे थे, एडवांसेस दे रहे थे, वो आपसे पैसे एडवांस लेके कारकरे वाले तुर्किश जो ये कंपनी थी वो सारे पैसे बांट रही थी यहाँ पे एक इसमें ये पॉलिटिकल एलीट में बांट रही थी, और शाहिद रफ़ी ने बाद में पूरा एफिडेविट लिख के दिया कि मैंने कितने कितने पैसे किस किस से लिए थे। यू वर पार्टनर्स इन क्राइम। जो पीपल्स पार्टी दौर में करप्शन हुई है, रेंटल पावर वाला दुनिया का अहमकाना काम था। आपने दुनिया भर से जहाज़ मंगवा लिए, आपने दुनिया भर से बोलो, आपको याद इकबाल चढ़ अहमद ने क्या किया था? इनका काम देखें, जिनको इन्होंने अरबों रुपए एडवांसेस दिए, शौकत तरीन साहब के सिग्नेचर हैं कि इनको आके कैबिनेट ने अप्रूव किया कि 7% एडवांसेस दें। इन्होंने कहा 7% में तो चूंची गीली नहीं होगी हमारी, वही कहते गंजी क्या नहाएगी क्या नचोड़ेगी वाला हिसाब है। इन्होंने 7 को 14% किया, जो नैब पे इन पे केस बना कि आपने हजूर कैबिनेट के अप्रूवल बगैर 7 से 14% कैसे किया। हालत ये थी कि इन्होंने आके जो लूट मार की थी चौधरी, उन पर हम नाराज़ तो होते हैं, उन पर ये चौधरी साहब थे हमारे चीफ जस्टिस साहब इफ्तार साहब, इनके काम देख एक पार्टी ने सिंध में सर एक जगह उन्होंने लगाया, वहाँ मशीनरी लगे, उसका एडवांस 14% ले लिया, वही मशीनरी उठाई उन्होंने 10 मील जाके फिर लगा दी, फिर एडवांस ले लिया। सर ये इन्हीं के नीचे हो रहा था, इन्हीं के नाक के नीचे। मैं ऐड कर दूं खबर, आपको खबर भी दे दूं कि आपने बड़ा नरम हाथ रखा है ये कह के कि इनसे अपना बैंक नहीं चला। बैंक चला नहीं, बैंक बहुत बड़ा वो इंक्वायरी स्कैम है।
और ये जो स्टेट बैंक के जो बाकिर साहब हैं इनकी प्रॉब्लम थी, और ये देखना इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि बैंक के अंदर, सिल्क बैंक के अंदर बहुत गंदे लोन दिए गए थे जिसका कोई हिसाब था नहीं, 10-10, 12-12 अरब रुपए का। दो बड़ी पार्टियां, एक तो ओमनी ग्रुप जो इनकी रिश्तेदारी इनकी भी है, अनवर मजीद का जो समझी है, जरा देखें ना, जो फेक अकाउंट आवाम को बता दे, 40 बिलियन रुपीस के फ्रॉड में, फेक अकाउंट में बहुत जरदारी बड़ा के फ्रंट मैन है, वो समझी हैं। एक बहुत बड़ा लोन उनका, और दूसरा एक बहुत बड़ा जो लोन है जिसका कभी अभी वो पूरा नहीं पैसे हो रहे अभी बैंक के लिए, वो अलीम खान साहब का है। माशाल्लाह। तो लोग कहते हैं इनको जो लाया गया है वो जिनके पैसे सारों के वो हुए हुए हैं, बराबर शराबर करना है, तो बाकिर साहब बेचारे अब चूँकि इनके ऑलमोस्ट कहने को तो ऑटोनमस हैं, मगर ऑटोनमस नहीं है, बहरहाल ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं अब, तो वो इनके बहुत सख्त खिलाफ थे, इनकी जो बैंक का जो हिसाब था। अब देखना है कि उस इंक्वायरी का क्या बनता है। आमिर साहब, मुझे ये सवाल इनसे चाहिए कि आपने कारकरे का स्कैंडल की बुनियाद रखी शौकत तरीन ने, जिसके लिए 1.2 बिलियन की पेनल्टीज पड़ी, इनसे पूछा जाना चाहिए था इतना फ्लॉड प्रोजेक्ट आपने कैसे अप्रूव होने दिया। अगर फाइनेंस, अच्छा आप कहें कि मेरी नींद माने की कैबिनेट ने उन्होंने अप्रूवल दी, देन यू पार्टनर्स इन द क्राइम, फिर आप रिजाइन कर देते। आपने कहा जी मैंने रजिस्ट किया, मैंने कहा इनके पास कोई अच्छे तजावीज़ भी थी, अगर कैबिनेट ने, गिलानी साहब ने नहीं मानी आपकी, आप कन्फ्रंट करें। राजा परवेज अशरफ आपकी नहीं मान रहा, जरदारी साहब नहीं मान रहा, उनकी टीम में क्यों बैठे हुए थे? आपने एडवांसेस दिए, आपने पैसे दिए, और आज वही बैठ के पावर पॉलिसी पे ये कह रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादा पावर प्लांट लगा लिए थे, कैपेसिटी। भाई ये रास्ता उनको शौकत तरीन साहब आप दिखा के गए थे, एडवांस देने वाला, ये पैसे देने वाला, ये $600 मिलियन के करीब का था, कारकरे का सबसे बड़ा कंट्रैक्ट था जो इन्होंने पावर पे किया। दो चीज़ अब आते हैं ज़रा इस पे गुलाम दस्तगीर खान साहब पे, जो आज वो चिट्टे दिखा रहे थे। इनका तो अपनी साइड होगी ना सर, खुरम दस्तगीर, हाँ खुरम दस्तगीर साहब, सॉरी। इन मसूफ के दौर में जब ये कॉमर्स मिनिस्टर थे, ये पीपल्स पार्टी को लाख बुरा कहें, वो $24 अरब पे एक्सपोर्ट छोड़ के गई थी। ये 20 पे ले गए, ये 18 पे लेके हैं सर, 18 पे $6 अरब इनके दौर में वो हुई है सर। इनके दौर में $6 अरब जो है ना वो काम है। आज वो भी महंगाई की चिटें दिखा रहे थे। इसाक डार साहब जिनकी बात इन्होंने इस पे आ की है कि सारे वजीर हमें कहते थे कि हमारी यहाँ पे सुनी नहीं जाती, हमारी कोई बात नहीं सुनता। डार साहब हैं, जैसे आमिर साहब ने कहा, उन्होंने ठेके पे हुकूमत, 84 कमेटियों के सरबराह थे, लंगर भी वो चलाते थे बैठ के, मतलब इवन देगें भी जाके चेक करते थे कि दम देग को पूरा आया कि नहीं आया। बरी इमाम की उस देगों के भी वो चीफ थे, और दाता दरबार पे भी थे, और 84 कमेटी को भी वही बैठ के हेड कर रहे थे, और पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी। जो सबसे बड़े उन्होंने जुल्म किए, उन्होंने महंगे तरीन कर्जे लिए। और चौधरी शुजात हुसैन ने एक दफ़ा मुझे और आमिर मतीन साहब को खुद बताया था कि जनाब ये जो $500 मिलियन आके यूरो बांड से दुनिया के महंगे तरीन, ये बेसिकली पाकिस्तान के लोगों ने खरीदे थे, और इनकी अपनी इलीट शामिल थी। इस पर सलीम मांडवी वाला साहब ने इंक्वायरी इन्होंने शुरू की थी सेनेट कमेटी में। इसी डॉक्टर वकार मसूद ने कमेटी को डिटेल देने से इनकार कर दिया। उनकी इतला ये थी कि पाकिस्तान से $70 मिलियन पाकिस्तान से भेज के यूरो बांड खरीदे गए, दुनिया की तारीख के सबसे महंगे तरीन आपको रिटर्न मिल रहा है। और इसी डॉक्टर वकार मसूद ने थ्रेट किया था सर सेनेट की फाइनेंस कमेटी को। मांडवी वाला साहब गवाह है, मैं खुद रिपोर्ट करता रहूँ वहाँ से। उन्होंने कहा हम किसी का नाम नहीं देंगे, कोई बैंक आपको लिस्ट नहीं बताएगा। चौधरी शुजात ने कहा था, 4 नाम बताए थे, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं कर रहा जिन लोगों को नाम बताए थे। उन्होंने कहा जनाब ये जो बांड खरीदे गए थे, ये फलां फलां फैमिली के फलां लोग थे, आज भी इनको बैठ के प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, ब्रेक का टाइम है। बहरहाल ये उस पर चीज़ें, उस पर बाद में बात करते हैं। ये जो आपने बताया कि आज इमरान खान साहब ने $96 अरब का, ब्रेक के बाद आप आए, आपको वो रुबा की कल जो दास्तान जहाँ से छोड़ी थी वहीं से और इसके साथ साथ मलिक रियाज ने जो मौक़िफ़ दिया है इस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। 15 सेठों की कहानी हमने गुज़श्ता रोज़ रूडा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से शेयर की थी। उसके बाद मलिक रियाज का, बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज का फ़ोन आया रऊफ़ क्लासा साहब को। जी क्या कहा उन्होंने? रात हमने स्टोरी की, आमिर साहब ने इस पर रूडा पे पूरी हमने 15 सेठों का जो बताया, उसमें मलिक रियाज साहब को भी साहब ज़रा नाम था, उनकी भी, बल्कि पहले फेज में इनकी बिड कैंसिल रिजेक्ट होके तो इनको नहीं मिली, और उनको जो है जावेदान ग्रुप जो है ना उसको मिल गई है। आमिर साहब अभी सिर्फ 2000 एकड़ का फैसला हुआ, 1.5 लाख फेज 1, ये 1,25,000 एकड़ है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह की एक ये रूडा भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह की है। हिस्से बांटे जाएंगे हिंदुस्तान के, कि ये नॉर्थ आप रख लो, बंगाल किसको जाएगा, पंजाब पे कौन रूल करेगा, KPK किसके पे जाएगा, उसका सेंटर हम इंडिया नॉर्थ और साउथ किसको जाएंगे, ये सारे का सारा वो डिवाइड कर लेंगे कहाँ कहाँ पे हमने गवर्नर लगाने। तो उसी तरीके का ये काम, क्योंकि उनके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो लोकल फार्मर्स हैं
जो रात में बताया है मियां मुस्तफ़ा रशीद साहब ने कि 20 लाख 20 बंदा जो है डिसलोकेट होगा खुद, और उसमें 1.25 लाख एकड़ पे, तो उनके लिए तो वही है, ईस्ट इंडिया कंपनी बन के जा रहे हैं सारे के सारे लोग, डिसलोकेट कर रहे हैं, घरों से निकाल रहे हैं, ज़मीनें छीन रहे हैं, वट एवर जो। खैर तो मलिक साहब का भी है, तो आमिर साहब रात बड़ी सी बात पे खुश हो गए कि मलिक साहब पहली फेज़ में नहीं है, तो लिहाजा सर अभी ये 2000 एकड़ अभी तो फिल्म शुरू हुई है 2000 एकड़ की सर। खैर मलिक साहब का मुझे फ़ोन आया तो उन्होंने कहा जी रात सुना है आप लोगों ने कोई प्रोग्राम किया। मैं जी बिल्कुल किया। खैर मैं जी बताएं आपको, अगर अपनी कोई अपने रिजर्वेशन हैं, पॉइंट ऑफ व्यू तो दें। मलिक साहब की एक क्वालिटी है कि वो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें नहीं बताते, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे बताई। तो मैं कि सर अब मैं कि हो ये रहा है कि जो सारी बुरी चीज़ें आपके खिलाफ होती हैं वो तो हम कह देते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो ना खुद कहने को तैयार है ना हमें बताने को तैयार है कि मैं कह देता हूँ। मुझे बताए मैं उन लोगों में, हालांकि मेरी कोई मुलाकात नहीं मलिक रियाज साहब से, आमिर की भी नहीं है मेरा ख्याल है, हमें कभी नहीं मिले उनसे, हमने उन पे आके उन्होंने हम पे केसेस किए थे, हमने उन पे केसेस किए थे, लेकिन जो अच्छी चीज़ें थी मैं हमेशा कहा है कि उन लोगों को नौकरियाँ दी हैं, जनरेट किया है, एक लिविंग दी है, एक यहाँ पे बेहतरीन किस्म का उन्होंने एक यूरोपियन मॉडल पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हैं। उन पे इल्ज़ामात भी लगते हैं कब्ज़े ग्रुपों के, लड़ाई झगड़े मार कुटाई, हुकूमतों को ब्राइब करने के, अफसरों को, वो सारा लगता है, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोगों को आपने नौकरियाँ भी दी हुई हैं बैरियर टाउन में। आज हर कोई बैरियर टाउन में, ये मलिक रियाज की ये क्वालिटीज़ है जो हम कहते हैं। लेकिन जहाँ पे मलिक रियाज साहब जाके इस तरह की चीज़ों में आते हैं जहाँ पे तनकीद होती है, स्कैंडल आते हैं, हम उस पर भी बात करते हैं। खैर मलिक साहब ने कहा जी ऑफ द रिकॉर्ड में बात कर सकता हूँ। मैं कि आपकी मर्जी, अगर आप हमारे मुंह से बुरी मुंह अगर आप अपने खिलाफ बुरी बातें सुन लेते हैं नेगेटिव, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ हम नहीं कहना चाहते तो आपकी मर्जी। सो बहुत सारी बातें जो उन्होंने मुझे बताई वो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कह दिया, सो मैं उनको तो टच नहीं कर रहा है, इन लाइन विद मी प्रोफेशनल एथिक्स, इसी प्रोजेक्ट के हवाले से थी, उस पर होगी। हाँ 2-3 बातें उन्होंने ज़रूर की। उन्होंने कहा जनाब कि ये प्रोजेक्ट जो आप, उनसे मैंने पूछ लिया तो उन्होंने कहा ये आप कह सकते हैं मेरे हवाले से, उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट बने ना बने ये झील ज़रूर बननी चाहिए, ये झील का जो कंसेप्ट है जो है, नहीं तो अदरवाइज़ लाहौर के लिए भी मसले होंगे और इसके फ़ायदे जो हैं लाहौर को भी होंगे, गुजरांवाला को भी होंगे, या 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके लिए बड़े ज़रूरी हैं। एक बात उन्होंने इस पर ज़रूर की, और प्लस जो उनका डेवलपमेंट का अपना एक उस पर कंसेप्ट था। तो मैंने कहा मैं मलिक साहब ये बताएं 1.25 लाख एकड़ जरी ज़मीन अगर आप लेकर जाएंगे, 20 लाख लोग डिसलोकेट होंगे, कैसे आप समझते हैं इस पर रोला नहीं पड़ेगा? मैं तो ओरिजिनली इस आइडिया के खिलाफ हूँ, कंसेप्ट के खिलाफ हूँ, एनवायरमेंटल इश्यूज़ होंगे, दीगर इश्यूज़ होंगे। खैर इस पर उन्होंने इस पर कोई कॉमेंट नहीं किया। हाँ ये ज़रूर कहा उन्होंने कहा जब मिट्टी के स्वाद यहाँ पे कुछ 1.25 लाख एकड़ कोई होगा, उसने कहा आज तक पाकिस्तान जो है 40,000 एकड़ से ज़्यादा हाउसिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम, अगर मैं सही समझाऊँ तो। प्लस उन्होंने कहा इस्लामाबाद जब बन रहा था ये 2 लाख एकड़ का ओरिजिनली प्लान किया गया था, तो कितने हज़ार एकड़ है आप इसको देख लें। ये उन्होंने कहा। एक और बात थी जो उन्होंने ये लाहौर के हवाले से मलिक रियाज साहब ने की, उन्होंने कहा जनाब कि ये प्लानिंग हमारी देखें कि यहाँ पे आपका एयरपोर्ट लाहौर में वो एक कोने में है, रेलवे स्टेशन दूसरे कोने में है, और बस स्टैंड बदामी बाग वो तीसरे कोने में है। कहते अब ये इसके बाद रेमंड का कहते हैं कि रेमंड की तरफ आबादियाँ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब रेमंड से जो बंदा आपका एयरपोर्ट जाता है, या आपका जिसने रेलवे स्टेशन जाना है, या जिसने जाके उधर उस पर बस स्टैंड पे जाना है, वो पूरे का पूरा शहर को कहाँ से चलते हैं, मीलों का फासला जो तय करके जाते हैं। उन्होंने कहा प्लानर्स की ये सबसे ज़्यादा कमी है, जो कि आपको चाहिए था कि आपके एक ही जगह पे होने चाहिए, ताकि लोग जो है ना, पूरा शहर जो है ना, आपका लाहौर जो है ना, वो चौक हो के न रह जाए। बहरहाल कुछ चीज़ें अच्छी उन्होंने बताई थी, मलिक साहब ने खुद मेरे ऊपर कदगन लगा दी है, तो मैं अपनी तरफ से मलिक रियाज साहब का एक बहुत बड़ा क्रेडिट ये है कि उन्होंने ये जो इस कंसोर्शियम आरिफ हबीब कंसोर्शियम के अंदर जो तमाम सेठ हजरात आ गए हैं पाकिस्तान के, बड़े तरीन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेठ इसके अंदर मौजूद हैं, इनमें से किसी का बिल्डर होने से कोई ताल्लुक नहीं था, हाउसिंग के अंदर कोई भी नहीं था। ये सारे ये जो है ना, ये पढ़ लेंगे, देखिए ना, लकी सीमेंट, सूरती ग्रुप, लिबर्टी ग्रुप, फातिमा फर्टिलाइजर, गनी ग्लास, यूएस अपैरल, हायर ग्रुप, सैफायर ग्रुप, और ये बिल्डर नहीं है, ये या बैंकर, इंडस्ट्रियल, स्टॉक ब्रोकर, ये इन चीज़ों में थे। और मगर मलिक रियाज ने इनको इंस्पायर किया इन सबको कि जनाब पैसा तो हाउसिंग में है। अब ये सारे जो है ना, पाकिस्तान की पूरी जो है ना, पहले ही माशाल्लाह सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी पाकिस्तान बन के रह गया है, तो बाकी इंडस्ट्रीज से भी जो पैसा लग रहा है वो इधर लगा रहा है। और मैं आतिफ मियाँ साहब का देख रहा था, उन्होंने कहा ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है किसी मुल्क के लिए कि एक ही सेक्टर में, और वो भी ज़्यादा जो है वो इन सब का रिकॉर्ड मॉडल क्या है, मॉडल ऑलरेडी जो है वो एक फ्लॉप मॉडल है, सेठों के लिए बहुत अच्छा है, मगर आज 10-15 साल से रो रहे हैं। कल जिक्र किया था मैंने DHA वैली का,
और मजे की बात है, इसको भी आरिफ बीब साहब ठीक है, हेड कर रहे ब्रेक हैं। का टाइम है, ब्रेक के आप बाद इसको बताएं, मैं कंटिन्यू आपको करते हैं। बताऊंगा कि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा स्कैम बनने जा रहा है। ये हम सब भूल जाएंगे, पुराने बैरियर को भी भूल जाएंगे और भी बड़े बड़ी सब चीज़ें भूल जाएंगी। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एवर स्कैम ऑफ दिस कंट्री। ठीक है नाजरीन, ब्रेक के बाद आपके साथ रूडा के हवाले से मज़ीद तफसीलात शेयर करेंगे। वेलकम बैक। आमिर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप DHA मॉडल के हवाले से बात कर रहे थे, ये क्या है ये मॉडल? ये DHA वैली मॉडल है इस्लामाबाद में। DHA 15-20 साल पहले से वो बेचारे रो रहे हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट का इसी तरह ही सेक्शन 10 होती है शायद, एक्वायर जब लैंड करनी होती है सस्ती लोगों से लेके, और बाकायदा गजट में नोटिफाई भी किया गया, और उसके बाद आप प्राइवेट बिल्डर्स को वो दे दिया गया लैंड। वो आज तक जो है हज़ारों, और मैं इसलिए कहता हूँ हज़ारों, चलो सिविलियन बेचारे तो रोते ही रहते हैं, उनके साथ तो ये रोज़ की कहानी है पाकिस्तान में हाउसिंग के अंदर, रोज़ उनके साथ ये धोखा हो रहा है। पर वहाँ पे क्योंकि शोहदा की बेगमा फैमिलीज थी, उनके भी कई हज़ार जो मुतासरीन हैं वो आज तक रो रहे हैं। उनके साथ कियानी साहब ने वादा किया, उसके बाद जो है राहिल शरीफ साहब ने किया, बाजवा साहब ने, भाई साहब इन्वॉल्व थे, वो हैंडीकैप थे। जनरल बाजवा ने शुरू में आके बहुत उम्मीद दिलाई और उन्होंने कहा जी एक जट बंदा आ गया, ये हमारा मसला हल करके जाएगा, मगर वो दरमियान में वहीं का वहीं लटका हुआ है। और मज़े की बात यह है कि उसके भी इंचार्ज जो हेड कर रहे थे वो आरिफ हबीब साहब थे। ये भी जो कंसोर्शियम बनाया गया है, आरिफ हबीब साहब इसको भी हेड कर रहे हैं, 51% के वो मालिक हैं माशाल्लाह। सिर्फ इसी क्राइटेरियन पे उनकी छुट्टी हो सकती थी कि जनाब आपने ये आपके पुराने क्रेडेंशियल्स हैं, पहले उधर तो पैसे दे के आए, लोगों के पैसे दें, तो उसके बाद तो एक नई ट्रक बनाया गया, उसकी इतनी लंबी एक बत्ती बनाई गई और उसका ड्राइवर वो लगा दिया, और उस ट्रक के अंदर जो है पाकिस्तान के सारे सेट शामिल कर दिए गए हैं कि वो बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे थे, किसी का कोई ताल्लुक नहीं था। मगर मलिक रियाज साहब ने इंस्पायर किया है कि पागलो तुम किधर जाके टेक्सटाइल में जाते हो या हायर वाले जो है वो चाइना से चीज़ें मंगवाते हो, यहाँ असेंबल करते हो गाड़ियों में। ये है यहाँ पे हींग लगे ना फटकड़ी जो कहते हैं ना, बड़ी बहू का नाम रानी चोखा। तो यहाँ पे पैसा बन रहा है, और वो जिस तरीके का मॉडल बनाया जा रहा है उसके अंदर ये नहीं है। वो बिल्कुल सही कहते हैं मलिक रियाज साहब कि झील बननी चाहिए। झील लाहौर में क्या हुआ है जिसकी वजह से हर आदमी कहता है, और हम भी इस तरह हमने रिंग रोड की बुखारी हमने कहा बने सही तरीके से बनाए ऑन पेपर। ऑफ कोर्स रावी दरिया क्योंकि हमने इंडिया को दे दिया हुआ है, तो उन्होंने डैम बना लिया हुआ है बॉर्डर के उस पार, वो एक नाला बन के रह गया जिसकी वजह से पूरा लाहौर का वाटर टेबल नीचे चला गया। लाहौर का एक तो शक्ल ख़राब हो गई है, पानी नहीं रहा, और बिल्कुल वो है तो वो समझ आती है, वो सही कहते हैं कि झील होनी चाहिए। झील बनने से एक किस्म का वो डैम भी बच जाता है, खूबसूरती भी आ जाती है, वाटर टेबल भी ऊपर आ जाता है, और इन्वायरमेंट ऑन पेपर तो ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर कि जनाब ये इतनी बड़ी एक झील बनेगी। फिर दुनिया का कोई ऐसा खूबसूरत शहर नहीं है जिसका वाटर फ्रंट ना हो, कि वाटर फ्रंट पे लोग बैठे हुए हैं। वो तस्वीरें देखें ना, वो जो दिखाई जा रही हैं बार बार इश्तिहारों में, सारे फ्रॉड तस्वीरें दिखा के किए जाते हैं। ये सिर्फ तस्वीरें हैं, होना ये नहीं है। वो होता ही है 25 साल का प्रोजेक्ट है। यहाँ क्या गारंटी के कल को वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट जब नहीं रहेगी तो ये प्रोजेक्ट चलाएगा। इन्होंने आज तक वो जो इस्लामाबाद की मेट्रो बनाई थी एयरपोर्ट तक, ये 3 साल हो गए नहीं खुलने दी। बनी हुई है प्रोजेक्ट, बिल्कुल वो खंडरात बनते जा रहे हैं, नहीं बनने दी। तो नेक्स्ट वहाँ पे गवर्नमेंट जो आ जाएगी तो 25 साल तक वो चलाएंगे इनके होते हुए प्रोजेक्ट जो है। होगा क्या, ना ये झील बननी है, ना वो जो है कहते हैं लाखों दरख्त लगने हैं। उन्होंने एक बल्कि इसके अंदर अभी है, अभी वो मैं वीकेंड पे ज़रा तफसील के साथ पढ़ के जो है ना हम ये इसको कंटिन्यू करेंगे। मगर एक मुझे उसके अंदर बड़ी मज़ेदार चीज़ लगी है, उन्होंने कहा जी वो हम जो पंजाब गवर्नमेंट से 5 अरब रुपया, ये जंग अखबार के अंदर छपा हुआ था, 5 अरब रुपया जो लेंगे हम 1.5 साल में कोशिश करेंगे उतारने की। अच्छा ले रहे हैं, कहने को वो ट्रिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मगर होना क्या है। उन्होंने कहा जी सबसे पहले वाटर फ्रंट से पहले सबसे पहले प्लॉट ले लेना है, लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेना है, फाइलें बिकनी है, फाइलें बिकनी है, पैसे वो पूरे कर लेने हैं। उसके बाद उन्हीं पैसों को में से कुछ हिस्सा लगना है, उस दौरान में 1.5 साल गुजर जाना है, और फिर उसके बाद कोई पता नहीं कि क्या सूरत हाल है। ये इन्होंने 7-8 की जो ये ग्रुप रखा गया, 15 सेठ जो आ जाते हैं, बाकी किसी को इसलिए नहीं आने दिया क्लास साहब
कि जनाब हमने ये सजेस्ट की थी कि समझ आती है कि आप 100 छोटे छोटे उसके पीसेस करें और वो उसके अंदर 100-50 और ग्रुप्स को भी डालें। प्रोग्राम का खत्म हो गया तो इन्होंने बाकियों को इस नाम पे फारिग किया, नेक्स्ट वीक करते तो रहेंगे। उस क्राइटेरियन पे कि जी ये ईमानदार हैं, ईमानदार डीएचए वैली के अंदर क्या किया है ईमानदारों ने, आप अगले हफ्ते आए बताएंगे आपको। ठीक है नाजरीन, इस स्कैंडल के हवाले से मंडे को आपके साथ मज़ीद तफसीलात शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।